तो बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं और आंकड़े वाकई देखने लायक है। 38 जिलों का पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने है जो पत्रकारों के एक बड़े नेटवर्क ने तैयार किया है। बिल्कुल, और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये पूरी कहानी कह रहे हैं। तो आज का अपना मिशन भी यही है, इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझना। क्या ये आंकड़े किसी एक पार्टी की लहर दिखा रहे हैं या फिर मामला इतना फंसा हुआ है कि आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। मामला फंसा हुआ है, बिल्कुल फंसा हुआ है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो हेडलाइन दिख रही है वो पूरी सच्चाई नहीं है। ये आंकड़े सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन जीत रहा है, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्से मतलब कितनी अलग अलग तरह से सोच रहे हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ जगहों पर तो रुझान हैरान करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन की ही बात कर लेते हैं। वो सबसे बड़ा नंबर क्या है? कुल मिलाकर ये एग्जिट पोल क्या कह रहा है? अगर हम मोटा मोटा हिसाब देखें तो पत्रकारों के इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 125 सीटें मिलती दिख रही हैं। 125? हाँ, 125। और महागठबंधन वो 87 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। 125 सरकार बनाने के लिए तो 122 का जादुई आंकड़ा चाहिए। तो मतलब एनडीए की सरकार पक्की, मामला खत्म? कागज पर तो यही लगता है, लेकिन राजनीति कागज पर नहीं खेली जाती है ना। यहाँ जो सबसे दिलचस्प और मैं कहूँगा विस्फोटक आंकड़ा है वो इन दोनों का टोटल नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक तीसरा नंबर है, 31 सीटें। ये वो 31 सीटें हैं जिन पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कांटे की टक्कर मतलब इन सीटों पर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। अब सोचिए, एनडीए की बढ़त बहुमत से कितनी है? सिर्फ 3 सीटों की। 122 चाहिए और उनके पास है 125। अच्छा। अगर इन 31 सीटों में से मान लीजिए सिर्फ 4-5 सीटें भी इधर से उधर हो गईं, तो पूरा खेल पलट सकता है। ओह, तो असली कहानी इन 31 सीटों में ही छिपी है। बिल्कुल, ये सीटें जिसके भी पाले में जाएंगी, पटना का ताज उसी के सिर सजेगा। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ये 31 सीटें फंसी क्यों हैं? मतलब यहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो बाकी सीटों पर नहीं हो रहा? और मैंने सुना है कि प्रशांत किशोर के आने से समीकरण बदले हैं। क्या उसका कोई असर है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस विश्लेषण में जो एक बड़ी बात उभर कर आ रही है वो यही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के उतरने से महागठबंधन को सीधा नुकसान हुआ है। सीधा नुकसान? हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन 31 फंसी हुई सीटों में से ज्यादातर पर वोट बट गए। महागठबंधन का जो एक कोर वोट बैंक था उसमें आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने सेंध लगा दिए। तो मतलब ना वो खुद जीत रहे हैं ना महागठबंधन को जीतने दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसका सीधा फायदा इंडिया को मिल सकता है, या कम से कम मुकाबला तो फंस ही गया है। अच्छा, तो इस पतली सी बढ़त और इन फंसी हुई सीटों को समझने के लिए हमें जरा जिलों के अंदर उतरना होगा। बिल्कुल। तो कौन से इलाके हैं जो एनडीए की नैया को पार लगाते दिख रहे हैं? हाँ, चलिए जूम इन करते हैं। कई ऐसे जिले हैं जहाँ एनडीए का प्रदर्शन मतलब बेहतरीन रहा है। मिसाल के तौर पर सीतामढ़ी को देखिए। सीतामढ़ी, वहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें सीधे सीधे एनडीए के खाते में जा रही हैं। 8 में से 7, ये तो लगभग क्लीन स्वीप है। क्लीन स्वीप ही समझिए। ये दिखाता है कि वहाँ कोई सत्ता विरोधी लहर तो दूर, एनडीए के पक्ष में एक मजबूत अंडरकरंट काम कर रहा था। क्या ये उम्मीद के मुताबिक है या यहाँ एनडीए उम्मीद से भी बेहतर कर रही है? ये उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन है। सीतामढ़ी जैसे इलाके एनडीए के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन 8 में से 7 सीटें जीतना ये एक बड़ी बात है। और पूर्वी चंपारण का भी यही हाल है, मैंने देखा। 12 में से 9 सीटें। क्या वहाँ भी यही पैटर्न है? बिल्कुल। पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सारण, इन सब इलाकों में एक ट्रेंड साफ है। मधुबनी की 10 में से 6 एनडीए को, सारण की 10 में से 6 एनडीए को। ये वो बेल्ट है जहां एनडीए ने अपने किले को न सिर्फ बचाया है बल्कि और मजबूत किया है। ठीक है, तो एक तरफ एनडीए के ये अभेद्य किले हैं, लेकिन 87 सीटें वो भी कम नहीं होती। महागठबंधन को ये सीटें कहां से आ रही हैं? बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे अच्छा जवाब मिलता है बेगूसराय में। जैसे ही आप गंगा पार करके बेगूसराय में घुसते हैं, राजनीतिक हवा वो पूरी तरह बदल जाती है। बेगूसराय, जिसे कभी बिहार का लेनिनग्राद भी कहा जाता था। वही, और वो रंग आज भी वहाँ की राजनीति में दिखता है। बेगूसराय की 7 सीटों में से 5 पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है। 5? और एनडीए? एनडीए सिर्फ 2 पर सिमट रही है। ये सीतामढ़ी से बिल्कुल उल्टी तस्वीर है ना? है तो मतलब एक ही राज्य में 2 अलग अलग राजनीतिक दुनिया बसती हैं। सही कहा। और नवादा एक और बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ की 5 में से 4 सीटें महागठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार किसी एक लहर पर सवार नहीं है। यहाँ कई छोटी छोटी धाराएं हैं जो अलग अलग दिशाओं में बह रही हैं। ये तो हुई किलों की बात।
एक तरफ एनडीए का किला, दूसरी तरफ महागठबंधन का, पर असली चुनाव तो वहां लड़ा जा रहा है जहां जमीन किसी की नहीं है। वो 31 सीटों वाली जंग का असली मैदान कहाँ है? यहाँ तस्वीर और भी धुंधली और रोमांचक हो जाती है। वैशाली जिला इसका पोस्टर चाइल्ड है। वैशाली? हाँ, वहाँ की 8 सीटों का हाल सुनिए। 3 एनडीए को, 3 महागठबंधन को, 3-3 से बराबर, और बाकी 2 सीटों पर इतनी कड़ी टक्कर है कि कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। वो हवा में है। मतलब नतीजा कुछ भी हो सकता है, 5-3 भी, 3-5 भी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वोटर कितना बंटा हुआ है। ना इधर की लहर, ना उधर की। हर सीट अपनी अलग कहानी कह रही है। शायद उम्मीदवार का चेहरा देखकर वोट पड़ रहा है। और राजधानी पटना का क्या हाल है? 14 सीटें हैं वहाँ, हमेशा से पावर सेंटर रहा है। पटना में मुकाबला दिलचस्प है। कुल 14 सीटों में से 8 पर एनडीए को बढ़त दिख रही है और 6 पर महागठबंधन आगे है। 8-6, ये कोई बड़ी लीड तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। पटना में शहरी और ग्रामीण इलाकों का एक मिश्रण है। अक्सर शहरी सीटों पर एनडीए का दबदबा रहता है, लेकिन लगता है इस बार ग्रामीण इलाकों में महागठबंधन ने अच्छी खासी सेंध लगाई है। इसीलिए ये आंकड़ा इतना करीबी है। हाँ, 1-2 सीटों का उलटफेर भी यहाँ के समीकरण को बदल सकता है। अगर मैं एक पार्टी रणनीतिकार होती तो वैशाली और पटना जैसे जिले मेरी रातों की नींद उड़ा देते। लेकिन असली सिरदर्द तो पार्टियों के लिए रोहतास और गोपालगंज जैसे जिले हैं। अच्छा, वहाँ क्या हो रहा है? रोहतास की 7 सीटों में से सिर्फ 4 पर फैसला होता दिख रहा है, जिसमें 1 एनडीए और 3 महागठबंधन को मिल रही हैं। और बाकी 3? बाकी 3 सीटों पर इतनी भयंकर टक्कर है कि कुछ भी कहना मतलब असंभव है। ओह, और गोपालगंज? गोपालगंज का हाल भी यही है। वहां की 6 में से 3 सीटों पर मुकाबला बुरी तरह फंसा हुआ है। इन जिलों में कौन जीतेगा ये शायद 14 नवंबर को काउंटिंग के आखिरी राउंड में ही पता चलेगा। ये आंकड़े तो वाकई उलझाने वाले हैं। कहीं एक पार्टी का दबदबा है तो कहीं मुकाबला इतना करीबी कि सांसें थम जाए। और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां मामला बिल्कुल 50-50 का है, जैसे बक्सर की 4 सीटों में से 2-2 दोनों गठबंधनों को, और शेखपुरा की 2 सीटों में से 1-1 दोनों को मिलती दिख रही हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? एक बात जो मुझे खटक रही है, पहले और दूसरे फेज में बम्पर वोटिंग हुई थी। हाँ, हुई थी। आमतौर पर इसे सत्ता के खिलाफ लहर माना जाता है, एक बदलाव का संकेत। लेकिन ये आंकड़े तो कोई एक तरफा बदलाव नहीं दिखा रहे। देखिए, ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मिथक है कि बम्पर वोटिंग का मतलब हमेशा सत्ता परिवर्तन होता है। अच्छा। बम्पर वोटिंग का सीधा मतलब होता है हाई मोटिवेशन। वोटर किसी वजह से उत्साहित है। वो वजह सत्ता के पक्ष में भी हो सकती है और विपक्ष में भी। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ ऐसा लग रहा है कि वोटिंग तो खूब हुई, पर वो वोट बट गया। एनडीए का वोटर भी पूरे उत्साह से बाहर निकला, और महागठबंधन का वोटर भी। और शायद प्रशांत किशोर की वजह से एक तीसरा वोटर भी निकल आया। बिल्कुल। जब दोनों पक्ष पूरी ताकत से लड़ते हैं तो नतीजा एक तरफा नहीं होता, बल्कि मुकाबला और करीबी हो जाता है। तो ये बम्पर वोटिंग किसी लहर का नहीं, बल्कि एक भयंकर राजनीतिक खींचतान का संकेत है। हाँ, और इसी खींचतान में वो 31 सीटें फंस गईं। तो अब हम सब 14 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, जब असली नतीजे आएंगे। लेकिन इस गहरी पड़ताल को समाप्त करने से पहले एक आखिरी विचार जो इन आंकड़ों से पैदा होता है। बिल्कुल। ये एग्जिट पोल हमें एक संभावित तस्वीर दिखाते हैं। असली फैसला तो ईवीएम से ही निकलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल जो ये आंकड़े हमारे सामने छोड़ जाते हैं वो ये है, क्या बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है? क्या ये जो 31 फंसी हुई सीटें हैं ये सिर्फ इस चुनाव में वोटों के बंटवारे का नतीजा हैं, या ये इस बात का एक बड़ा संकेत है कि अब बिहार का वोटर किसी एक बड़े चेहरे या एक बड़ी पार्टी के नाम पर वोट नहीं दे रहा? मतलब क्या अब हर सीट एक अलग चुनाव है? सही पकड़ा आपने। क्या अब स्थानीय उम्मीदवार, जमीनी मुद्दे और जातीय समीकरण पटना और दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं